चलिए पढ़ते हैं हम। तो कल अपन ने ये देखा इसमें अभी भाई रक्त नलिका से रक्त जा रहा है और ये छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में ब्लड वेसल में यहाँ पे चला जाता है या प्रेशर बनता है। तो नली का आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया, तो क्या बनता है, प्रेशर बनता है। इसके कारण से इसमें उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो काय में चले जाते हैं। इस कप नुमा आकृति ये सी दिख रही है ना, इसमें जैसे क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। क्या नाम दिया इसका, वोमेन कैप्सूल। और ये छोटे छोटे जो आपको नलिकाएं दिख रही है इनका नाम होता है क्या, ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है, इन दोनों के इकट्ठे नाम को हम कहते हैं क्या, मेलपिगियन कणिका या वृक्कीय कणिका या रीनल कार्सल। और यहां से ये चला जाता है, बाकी बच्चा जो शुद्ध वो ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर ये क्या नाम होता है इसका, एफरेंट ब्लड वेसल्स। अपवाही रक्त नलिका, अप मतलब ऊपर की ओर जाना। क्लियर है, हाँ या ना। इसमें से यहां चला जाता है और यहाँ पे जी कौन सा आ गया है, जिसमें क्या है, पोषक पदार्थ भी हैं और उत्सर्जन पदार्थ भी हैं, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस भी है और न्यूट्रिशन भी है। दोनों के दोनों आ गए। इन दोनों के नाम को मैंने नाम बताया था या इस प्रक्रिया को बताया था। ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण से क्या है कि ब्लड में से जो पदार्थ इसमें आ रहे हैं, वोमेन कैप्सूल में जो पदार्थ आ रहे हैं, इस पदार्थ का नाम बताया था मैंने आपको। क्या नाम था, ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। क्या नाम बताया था, ये जो पदार्थ आ रहे हैं इनका नाम बताया हम, इनका नाम बताए थे। ये जो पदार्थ आ गए इनका नाम था ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट। और जिस सिस्टम के द्वारा या जिस प्रक्रिया के द्वारा आ रहा है उसका नाम बताया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या नाम बताया था, और हम पढ़ रहे हैं क्या, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दिखने में कैसा होता है, उसकी आकृति अंदर कैसी है, समझ में आया कि नहीं आया। ये नेफ्रॉन एक पॉइंट के आकार का दिखता है, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा वो। क्लियर है ना। और इसी के द्वारा काय का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है काय के द्वारा। और यूरिन का निर्माण होता है 3 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है, जिसकी पहली स्टेप का नाम है क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया, हाँ या ना। सुनते जाना ध्यान से, लिखाएंगे बाद में। इसके बाद ये इसमें गया पीसीटी में। काय में गया, पीसीटी में। काय में गया, पीसीटी के द्वारा फिर इसमें जाता है। ये देखो ये झूले की जैसी आकृति है, इसलिए इसका नाम होता है, कहां गया नाम इसका, हेनले का लूप। हिंदी में कहते हैं हेनले का झूला। हिंदी में का नाम है हेनले का झूला। हेनले वैज्ञानिक का नाम है, जैसे ये बोमैन लिख रहा है ये वैज्ञानिक का नाम है, ऐसे हेनले भी किसका नाम है। देखिए इतना जो पढ़ा है इसमें सबसे ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है बोमैन कैप्सूल, सबसे ज्यादा कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए वोमेन कैप्सूल किस तंत्रिका तंत्र का भाग है, सॉरी वोमेन कैप्सूल किस सिस्टम का भाग है, तो किस सिस्टम का भाग है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम का भाग है, इसका है। फिर आएगा एक और क्वेश्चन, वोमेन कैप्सूल किस अंग किस ऑर्गन का भाग है, तो किडनी का भाग है। किसका भाग है, तो एक क्वेश्चन आएगा इसका, वोमेन कैप्सूल किसके अंदर पाया जाता है, नेफ्रॉन्स के अंदर पाया जाता है। एक ही के ऊपर 3 क्वेश्चन बने, हाँ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको, ऐसे ही इसका क्वेश्चन भी आता है। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका गुच्छ। गुच्छा है कोशिकाओं का, क्या है, गुच्छा। समझ में आए ना, लिखो मत, सब आए बने। ये देखो ये है झूला जिसका नाम है हेनले का लूप। इसकी 2 भुजाएं हैं, एक भुजा जे है और एक भुजा जे है। समझ में आया कि नहीं आया, ओ हाँ। यहां से इधर आया पीसीटी में, और इसमें जब जाता है तो यहाँ अवशोषण की प्रक्रिया चालू होती है। काय की अवशोषण होता है, काय का अवशोषण होता है, न्यूट्रिशन का, पोषक पदार्थों का, पानी का अवशोषण होता है। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए उसे अवशोषित कर लिया जाता है और काय में भेज दिया जाता है, इनमें। अब इनका नाम, इसका नाम जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, इसका नाम होता है वासा रेक्टा। क्या नाम है इसका, वासा रेक्टा। तो पानी और न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन में मतलब ग्लूकोज होगा, इसमें विटामिन मिनरल साल्ट्स वगैरह जो होते हैं उन्हें काय में भेज दिया जाता है, वासा रेक्टा में भेज दिया जाता है। काय भेज दिया जाता है, वासा रेक्टा में भेज दिया जाता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, क्या कहलाएगी ये प्रक्रिया, पुनः अवशोषण। क्या कहलाएगी, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन।
क्या कहलाएगी? कि द्वारा अवशोषण हो रहा है ना। मैंने वो आपको कल भी बताया था, पहला अवशोषण कहां पर होता है? डाइजेशन सिस्टम, लीवर में। जब पूरा खाना हमारा पच जाता है, छोटी आंत में जैसे ही खाना पचता है तो अवशोषण हो जाता है, समझ में? लीवर में भेज दिए जाते हैं पोषक पदार्थों को, फिर पूरे शरीर में चले जाते हैं। एक अवशोषण यहाँ पर हुआ, समझ में आया कि नहीं आ पाया? इसके बाद देखिए आगे चला और ये पहुंचता है डीसीटी में। कहां पर? डीसीटी में। डीसीटी में क्या है कि जो खराब पदार्थ बचे उन्हें अब इसमें पहुंचा दिया जाता है, संग्राहक नलिका में। कहां में पहुंचा दिया जाता है? संग्राहक नलिका में पहुंचा दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 30 स्टेप ये हो गई। क्या आपको तीनों स्टेप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लगी कि नहीं? पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। दूसरी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एजॉर्प्शन हो रहा है। और तीसरे में क्या हो रहा है? सीक्रेशन। सीक्रेशन कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन, नलिकीय उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन हो रहा है ना, इधर गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? मैंने नाम लिखाई दिए, देखते ही। इसका नाम बोलो साहब, क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ये जो सी आकार, कप नुमा आकार या प्याले नुमा आकार दिख रही है, इसका नाम? इन दोनों का नाम मेलिपिगियन कड़ी का, या क्लियर है? इसके बाद जो आपको एक ये वायर जैसी आप कुंडलित दिख रही है आपको, इसका नाम क्या है? टीसीटी। क्या नाम है? इसके बाद ये झूला दिख रहा है आपको दो भुजाओं वाला, इसका नाम क्या है? हेलने का लूप। क्लियर है? इसके बाद ये फिर कुंडली जैसी आकृति में, इसे क्या कहते हैं? डीसीटी। डीसीटी काय में जुड़ा हुआ है? संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। इसके चारों ओर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इनका नाम क्या है? वासा रेक्टा। क्या नाम है? मुझे लगता है समझ में तो आ ही गया होगा कि नहीं आ पाया? डायग्राम पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है तो अब इनके बारे में लिखते हैं हम। ये बताई दिया इस तरीके का होता है। देखिए नंबर 1 देखिए, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स, इन्हें हम जानते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन्स के बारे में सुनिए पहले। ये वृक्क या वृक्कीय की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दीज आर दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी किडनी। ये वृक्कीय, वृक्क मतलब किडनी। किडनी का नाम एक और क्या होता है? गुर्दा। क्या होता है? गुर्दा। हिंदी में वृक्क, गुर्दा, और इंग्लिश में किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो मूत्र निर्माण की क्रिया करते हैं। कौन सी काय की क्रिया करते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया करते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। मैंने संख्या बताई 10 लाख, दोनों में 20 लाख। ठीक है ना? इसमें लिखा है प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 महीन लंबी या कुंडलित क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना? इन ऑफ द किडनी विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ या प्रोड्यूसिंग यूरिन, about 10 to 12 lakh fine long and coiled tubes are found in the each kidney which are called nephrons. लिखोगे? तो लिखा दिया है, लिख लिख लीजिए। देखिए समझ में आया इतना? एक चीज और देखिए इसमें, इधर देखो, इधर बोर्ड पर देखो तुम। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो काय का निर्माण करती है? मूत्र का निर्माण करती है। इस कारण से, मूत्र निर्माण करने के कारण से किडनी का एक नाम और पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सुनिए ध्यान से। इसके कारण से किडनी का एक नाम पड़ जाता है, जिसका नाम होता है ह्यूमन यूरिनल सिस्टम। किडनी का एक और नाम जो है क्या? ह्यूमन यूरिनल सिस्टम। लिख लीजिए इसको अलग से कहीं, जैसा भी है अपना लिख लीजिए। और आगे देखिए अब, नेफ्रॉन की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इधर देखिए, नेफ्रॉन्स की संरचना में आप एक काम करिए, सुनिए आप ध्यान से। रिकॉर्ड हो रहा है ना? घर जाके लिख लेना, पहले सुन लीजिए आप ध्यान से। ठीक है ना? बढ़िया सुनिए आप ध्यान से, नहीं लिखने के चक्कर में ना तुम्हें समझ में आना है कुछ। बंद करो सब।
देखिए नेफ्रॉन्स की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। द फॉलोइंग पार्ट आर फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अब कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला होता है क्या? ग्लोमेरुलस। क्या होता है? दूसरा होता है क्या? बोमेन कैप्सूल। तीसरा होता है पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा पहला? ग्लोमेरुलस। सेकंड? तीसरा? फिर टीसीटी। एक और नाम जोड़ना चाहे तो अपन जोड़ सकते हैं अगर ध्यान आ रहा हो तो। संग्राहक नलिका। कौन सी? संग्राहक नलिका। क्योंकि वो नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, वो नेफ्रॉन उसमें जुड़ा रहता है। नेफ्रॉन से बाहर की आकृति हो गई कि नहीं? हाँ या ना? तो इसका नाम है क्या? कलेक्टिंग। समझ में आएगा ना? पर नेफ्रॉन के भाग तो केवल इतने से ही है ना? हाँ या ना? नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं तो ये लिख रहे हैं पूरे पूरे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? लेकिन अगर इस तरीके से पूछे किडनी के कितने भाग हैं, किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज पाई जाती है, तो फिर आप इतना सब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? किडनी में तो सभी ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, दो नाम और रह गए वो भी आ जाएंगे उसमें, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। देखिए एफिरेंट ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल और एक और क्या? वसा रेक्टा। ये भी और आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये सब काय के भाग है? किडनी के भाग है। लेकिन मैं नेफ्रॉन के भाग लगाऊं तो नेफ्रॉन के भाग तो यहां से चालू हो रहा है ना, और यहां तक खत्म हो जाएंगे। ये वाला अलग है और ये दोनों चीजें अलग हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? अब हम एक एक को देखते हैं कौन क्या है। देखिए नंबर एक देखते हैं, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ। दो नाम है इसका। ग्लोमेरुलस तो इंग्लिश नाम है, हिंदी में कहते हैं इसे क्या? कोशिका गुच्छ। देखिए नेफ्रॉन्स में अविभाही रक्त नलिका। क्या? नेफ्रॉन में अविभाही रक्त नलिका, जो कि वृक्कीय धमनी की शाखा होती है। काय की शाखा होती है? वृक्कीय धमनी की शाखा होती है। देखिए इस तरीके की, ये धमनी आर्टरी है, इसकी एक शाखा ये जगह है, इसे कहते हैं एफिरेंट आर्टेरियोइड। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी का नाम है क्या? अविवाही रक्त नलिका, जो कि वृक्कीय धमनी की एक शाखा होती है। ये उत्सर्जी पदार्थों से युक्त रक्त लेकर जाती है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया या एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया कि नहीं, रक्त लेकर प्रवेश करती है तथा यहां पर ये पतली पतली रक्त नलिकाएं या केशिकाओं में बढ़ जाती है। कोशिकाओं का ये समूह क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें क्या? कैपिलरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? या तो इन्हें कह सकते ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज, पतली पतली पाई जाती हैं। क्लियर है? समझ में आया? देखो मोटी नली है, उसके बाद वो पतली बनेगी, प्रेशर बनेगा। हाँ या ना? अब आगे क्या होगा वो देख। क्या आपको इतना समझ में आया? ग्लोमेरुलस समझ में आया? ये बताया था ना इस तरीके की आकृति, ऐसी गई, फिर ये इस तरीके की। और इसके ऊपर ये कप नुमा आकृति थी, तो ये बीच वाला भाग क्या था? ग्लोमेरुलस। क्लियर है? आगे देखिए इसमें फिर आता है बोमेन कैप्सूल। कौन सा? बोमेन कैप्सूल। ये प्याले नुमा संरचना जो ग्लोमेरुलस के चारों ओर से घेरे रहता है। अब इसमें क्या पाया जाता है? देखिए इसमें पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से बोमेन कैप्सूल झिल्ली को पारगम बना देती हैं। क्या बना देती हैं? पारगम्य का मतलब होता है क्या? एक झिल्ली बन गई। क्या बन गई? एक झिल्ली बन गई, बीच में एक बाउंड्री का काम कर रही है, इसमें से कुछ पदार्थ इधर चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पारगम झिल्ली का सीधा सा मतलब जैसे आप अचार डालते हैं, उसमें भी क्या हो जाए, जब अचार डाल तो तेल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं हम, तो काय का काम करते हैं? वो पारगम झिल्ली का ही काम करते हैं। अचार बना रहता है, साल भर रखा रहता है कि नहीं, क्योंकि वो तेल में डूबा रहता है और नमक में डूबा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके का ये झिल्ली हो गई। आपने सोचा था ना ये कि सर ऐसे कैसे होता है, ये कि यहाँ तो कुछ कनेक्शन नहीं है, ये कैसे पदार्थ जा रहे हैं इसमें? तो ये वाली जो झिल्ली है वो कैसी है? पारगम्य झिल्ली है। कैसी है? इसके चारों ओर ऐसे आकृति पाई जाती है, के नाम बताएंगे अभी, है ना, आगे आएगा। इसमें ऐसी झिल्ली पाई जाती है। ऐसी झिल्ली पाई जाती है इसके चारों ओर। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम बताएंगे क्या नाम होता है इनके, जब इसे ही पढ़ेंगे ना तब बताएंगे वहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यहां तक पढ़ा दिया मैंने आपको, और ये भी पढ़ा दिया आपको। क्लियर है? इधर देखिए, नोट देखिए आप, वुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनका नाम बताया था मैंने क्या, ब्रैकिए कणिका या मेलपिगियन कणिका। क्लियर है? रेनल कॉर्पस या मेलपिगियन, ये नाम कहलाता है इन दोनों को मिलाने से। तो इसके नाम, इसका पूछ सकते हैं आपसे ना पेपर में, ये काय से मिलकर बना होता है, तो काय से मिलकर बना है, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंग देखिए। फिर आता हमारा क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ मतलब उस प्याली नुमा आकृति के पास में, या नेफ्रॉन का आगे का भाग है ना, इसलिए इसका नाम है क्या, समीपस्थ। जब हम डीसीटी पढ़ लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा दूरस्थ। क्लियर है? तो याद रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं है। ये नेफ्रॉन का प्रारंभिक कुंडलित भाग है, कुंडलित मतलब कुंडली की आकृति का, इस तरीके की आकृति है ना, भाग है जो कि वुमेन कैप्सूल से जुड़ा रहता है। इसके किनारों पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिन्हें ब्रुश बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? पास से पूछ सकता है पेपर में, ब्रुश बॉर्डर किसका भाग होता है? पीसीटी का। किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लियर है? किस सिस्टम का भाग है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किस ऑर्गन का भाग है? किडनी का भाग है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या नाम लिख रहा है, ब्रुश बॉर्डर। काय में पाया जाता है? पीसीटी में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? क्लियर है? फिर आता है हेनले का लूप। काय का लूप? हेनलेस लूप। ये हेयरपिन जैसी आकृति के समान होता है। कैसी आकृति? अब पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गन का या शरीर के किस ऑर्गन का की आकृति हेयरपिन जैसी होती है? अब ऐसी है कि ना आकृति उसकी, ऐसी यू जैसी आकृति, तो यू आकृति भी पूछ सकते हैं, हेयरपिन जैसी आकृति या यू आकृति, दोनों बात हो गई ना? नहीं यहां समझ में, बड़ी देर में हाँ बोल पा तो पूरे संतुष्ट हो गए पहले, है ना? ये क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है ना, ऐसा हेयरपिन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हेयरपिन जैसी आकृति की संरचना जिसमें दो भुजाएं, अवरोही और आरोही, कौन कौन सी होती है? अवरोही और आरोही, डिसेंडिंग और असेंडिंग। क्लियर है? दो पाई जाती है। हेनले के लूप पीसीटी और डीसीटी के बीच में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? पीसीटी और डीसीटी। तो मैंने बताया ये वाली भुजा एक, ये वाली भुजा है, इस भुजा को क्या कह रहे हैं? अवरोही, और इसको क्या कह रहे हैं? आरोही। इसका नाम है डिसेंडिंग और इसका नाम है असेंडिंग। क्लियर है? तो पेपर का क्वेश्चन, शरीर के किस ऑर्गन की दो भुजाएं जिनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पाई, डिसेंडिंग और असेंडिंग पाई जाती है? हेनले का रूप। ठीक है ना? और हेनले का रूप किस सिस्टम का भाग है? किस ऑर्गन का भाग है? किसमें पाया जाता है? क्लियर हो गया? हाँ या ना? शरीर के किस अंग या किस ऑर्गन की आकृति यू आकार की होती है या हेयरपिन जैसी होती है? तुम तो इंटेलिजेंट हो, मैं कह ही रहा हूं, सब आता है तुम्हें यार, हल तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं तो। क्या है ये? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका। हेनले के बाद लग रही थी। ये नेफ्रॉन का अंतिम भाग है जो संग्राहक नलिका से जुड़ा रहता है। इन कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, माइक्रोब्स नहीं पाए जाते इसमें। ठीक है ना? छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते। इसलिए उसमें क्यों पाए जाते हैं और इसमें क्यों नहीं पाए जाते, इसका भी कारण है, तो यार बताने वाला हूं। देखिए, नोट देखिए, नेफ्रॉन्स के चारों ओर अपवाही रक्त नलिका पतली रक्त कोशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे बासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बासा रेक्टा कहते हैं। ये बासा रेक्टा अपने अंतिम सिरे पर वृक्की सिरा से जुड़कर जाकर जुड़ता है। तो आप देखिए, इसे अपन ने बनाया था। देखो, इसमें तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हमने ब्रेस्ट वाटर नाम दिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी होता है ना, वो इसमें जाके मिल जाता है ब्लड में। जो काम का पानी होता है ना, अच्छा, जिसमें पोषक पदार्थ है, वो इसमें चले जाते हैं। यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ जरूरत है। यहाँ क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट अकेला बचता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो तो सीधा इसमें चला जाएगा। यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो वो इसमें आ जाता है। समझ में आया ना? इसलिए ऐसा पाया जाता है। और ये चारों ओर आकृति है, इसका नाम क्या है? वासा रेक्टा। और देखिए लास्ट में काय से मिल रही, रखिए सिरा से। समझ में आ रहा है लाल? यहां तक समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखिए, मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन जो रहता है,
उसके 3 स्टेप होते हैं। कितने चरणों में होता है वो? 3 चरणों में होती है। द प्रोसेस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन इज नेफ्रॉन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। स्टेप लिख लो, लियो, खुश हो जाओ तुम। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? पहले स्टेप का नाम देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? दूसरे का नाम है नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये बताया था मैंने नाम। और तीसरा का होता है नलिकीय उत्सर्जन, ट्यूबुलर सीक्रेशन या स्त्रवण। उत्सर्जन या इसका नाम एक और लिख सकते हैं, स्त्रवण। क्या आपको समझ में आया? हमारे शरीर में जो यूरिन का निर्माण हो रहा है वो नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है। जब ऐसे कहेंगे, हमारे शरीर में जो यूरिन का निर्माण हो रहा है वो किडनी में हो रहा है। काय में हो रहा है? किडनी में हो रहा है। किडनी में भी कहाँ हो रहा है? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन में कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप। पहली स्टेप का नाम, दूसरे का नाम और तीसरे का नाम। क्लियर? याद आएंगे? इन्हें ऊपर नीचे मत करना लालो, लाइन बाय लाइन ही लिखे, लाइन से याद करना है। नहीं मेरे गरीब लाल उल्टा सीधा कर देंगे तो भारी गरीबता ही ना आ जाए ना, तो देख लेना बीपीएल कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं होगा तुम्हारा। यूरिन निर्माण कहीं ऐसे हो रहा है, ट्यूबुलर सीक्रेशन हो जाए पहले, फिर ये इसका एब्जॉर्प्शन कर दोगे तुम, और फिर फिल्ट्रेशन कर दो, तो शरीर में केवल और केवल क्या बचेगा कि पोषक पदार्थ सब बाहर है, यूरिन शरीर के अंदर। यही है हमारा फिल्ट्रेशन। लाल तू नींद रहा है इसलिए बोल रहे हैं, ऊपर नीचे मत कर देना, जहां बैठ जा, नहीं तो चाय मंगाए पी ले यार। पानी नहीं लाया, पानी डाल ले सिर पर। मित्र को देखो अपनो, सो न जाए, या नहीं तुझ पे इफेक्ट ना पड़ जाए। सोने का इफेक्ट पड़ सकता है, तेरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, नहीं तू भी सो जाए। मुझे लगता है इस बेंच में ही कुछ खराबी है। कल वो लाल बैठा था एक और यहाँ पे, वो नींद रहा था, आज वो आया नहीं है, आज तू आके बैठ गया, तू नींद लगा। कोई आत्मा है यहाँ, सोने वाली आत्मा है यहाँ। यहाँ मत बैठा करे। समझ में आया कि नहीं आया? या तो समुद्र गुप्त के पास में बैठ जाओ, तो ये समुद्र है, पानी डालती रहना तू इस पे, या पीछे बैठ जाओ, भाई देव प्रताप है। अपन क्लास में स्टूडेंट ऐसे ही नहीं रखे, नाम से रखे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला देखो, पहली स्टेप पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? देखिए इसमें क्या होता है, बोमेन कैप्सूल में पतली कोशिकाओं में दाब के प्रभाव में कितना दाब लगता है? देखिए 10 mm ऑफ Hg। कितना? कोशिकाओं दाब के प्रभाव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? अब ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस प्रोसेस में बनता है? तो क्या आंसर दोगे? किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। किस प्रक्रिया में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है? वेरी गुड। आगे देखिए क्या दिया है इसमें, किडनी। अब देखो ये बन गया, कैसे बनता है, क्या रहता है? देखिए ये बन रहा है ना, कैसे बनता है वो देखिए। किडनी में प्रति मिनट, ध्यान से सुनना, किडनी में प्रति मिनट लगभग 1100 ml, कितना? 1100 ml रक्त इन नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस से प्रभावित होता है। ये पतली पतली नलिकाएं दिख रहे हैं, उनमें 1 मिनट में कितना? 1100 ml रक्त प्रभावित होता है। कितना? और ये कितने प्रेशर से प्रभावित होता है? 10 mm ऑफ Hg से। कितने से? क्लियर है? ये प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित हो रहा है, जिससे प्रति मिनट लगभग 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का निर्माण होता है। कितना होता है? जैसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझते हैं। ये रक्त इसमें गया, आया ना, यहां पहुंचा। अब इसमें 1 मिनट में कितना? इसमें 1 मिनट में कितना? 1100 ml रक्त प्रवाहित होता है। इसके कारण यहां जो पदार्थ आ रहा है जिसका नाम है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो कितना आ रहा है 1 मिनट में? 125 ml 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? ऐसे करके देखो 24 घंटा में 180 लीटर हो जाता है।
कितना हो जाता है? 180 लीटर हो जाता है। कितने में? ग्लोमेरुलर का निर्माण होता है, अर्थात प्रतिदिन लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर का निर्माण होता है। कितना होता है? 180 लीटर। कितने लीटर का? तो शरीर में आपसे ये पूछ सकते हैं, शरीर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक दिन में कितना बनता है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है देखिए। ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, आयंस होते हैं, जल होता है इनमें। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसमें ये चीज तो काम की है या नहीं है? हाँ या ना? आगे देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से निर्मित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब नेफ्रॉन्स के नलकीय भाग में पहुंचता है। नलकीय भाग मतलब पीसीटी में पहुंचेगा। क्या में पहुंचेगा? पीसीटी में पहुंचेगा। क्या में पहुंचेगा? पीसीटी। नलकी जैसी आकृति है ना उसकी, तो अब पीसीटी में पहुंच जाएगा। क्लियर? प्रोसेस समझ में आ रही? कहां कहां से आ रहा है? सबसे पहले कहां आया? ग्लोमेरुलस में आया, फिर उसके द्वारा काय में गया? बोमेन में गया। काय में गया? बोमेन में जब गया तो नाम बदल गया। नाम क्या हो गया इसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो गया। अब कहां जा रहा है? जो पीसीटी में जा रहा है, कौन जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसमें क्या क्या है? उसमें ये चीजें भरी है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, आयंस एवं जल। समझ में आया कि नहीं? साथ में वेस्ट भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे, क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लीजिए घर जाके।